डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इंडोल की इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो इंडोल की प्रिपरेशन में फिशर इंडोल मैकेनिज्म और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए जो उसका ओरिएंटेशन है, यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इंडोल के किस कार्बन परमाणु पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापित उत्पाद देता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। देखिए, अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जिसमें नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हैलोजिनेशन है, तो उनके अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो C3 कार्बन परमाणु पर अटैक करता है। कल हमने बताया था कि जो इंडोल है उसके अंदर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जब C3 कार्बन परमाणु पर अटैक करता है, यानी C3 पोजीशन पर जब अटैक करता है, तो इससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल C3 पोजीशन पर अटैक करेगा तो यहाँ कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव, उसके बाद में लॉन पेयर वापस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बंद बनाएंगे, N पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे जो ये बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? मोर स्टेबल होती है, अधिक स्थायी है, क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल के C3 पोजीशन पर अटैक से इस बेंजीन वाले के अंदर और इस पायरोल रिंग के अंदर एरोमेटिक सेक्सटेट बना रहता है, और इस एरोमेटिक सेक्सटेट के कारण ये जो इंटरमीडिएट होता है वो सबसे अधिक स्थायी होता है। किसके तुलना में? जब इलेक्ट्रोफाइल C2 पोजीशन पर या पर C6 पोजीशन पर अटैक करता है। तो देखिए, अब इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें पहला नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। जब इंडोल का नाइट्रीकरण एथिल नाइट्राइट C2H5O NO एथोक्सी नाइट्रेट या फिर एसिटाइल नाइट्रेट की उपस्थिति में के साथ में सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa और ईथर सॉल्वेंट लेंगे। तो सोडियम एथोक्साइड और ईथर सॉल्वेंट की उपस्थिति में जब इंडोल एथोक्साइड नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ से जो H+ है वो C2H5O के साथ में जुड़ करके एथेनॉल बना देंगे, और इससे बना जो नाइट्रोनियम आयन है वो C3 पोजीशन पर अटैक करके 3 नाइट्रो इंडोल बनाता है। इस प्रकार से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO2+ C3 पोजीशन पर जुड़ करके 3 नाइट्रो इंडोल बनता है। नेक्स्ट दूसरा है
सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर इंडोल की अभिक्रिया सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ पेरिडीन कैटालिस्ट की उपस्थिति में करवाते हैं। तो बनने वाला SO3S जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस इंडोल के C3 पोजीशन पर जुड़ करके इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड बनाता है। इसी प्रकार से तीसरा एलोजिनेशन, एलोजनीकरण में क्लोरीनेशन, इसमें थायोनिल क्लोराइड के साथ में जब इंडोल की अभिक्रिया SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो आने वाला Cl इलेक्ट्रोफाइल C3 पोजीशन पर जुड़कर के 3 क्लोरो इंडोल बनाता है। तो इनमें बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो C3 पोजीशन पर जुड़ करके भिन्न भिन्न सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आयोडीनेशन है, ब्रोमिनेशन है। नेक्स्ट देखिए एलोजिनेशन के अंदर क्लोरीनेशन के बाद ब्रोमिनेशन, यानी जब इंडोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ डाइमेथिल फॉर्माइड DMF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो इससे प्राप्त जो ब्रोमीनियम आयन Br+ होगा वो C3 पोजीशन पर अटैक करके 3 ब्रोमो इंडोल बनाता है। इसी प्रकार से आयोडीनेशन, आयोडीनीकरण में जब इंडोल की अभिक्रिया आयोडीन के साथ क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट की उपस्थिति में करवाएंगे तो इससे बनने वाला I+ आयोडीनियम जो इलेक्ट्रोफाइल है वो C3 पोजीशन पर जुड़ करके 3 आयोडो इंडोल बनता है। नेक्स्ट है गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसकी विक्रिया किससे करवाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में करवाई जाती है। तो इससे बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है CHO वो C3 कार्बन के साथ में जुड़ करके जब इंडोल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल CHO ये C3 पोजीशन पर जुड़ करके इंडोल 3 एल्डिहाइड बनाता है या 3 फॉर्माइल इंडोल बनता है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है वेल्समेयर-हैक रिएक्शन।
नेक्स्ट पांचवी है वेल्समेयर हैक रिएक्शन। इसमें जो इंडोल होता है, इस इंडोल की विक्रिया एन एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये भी एक फॉर्मेलिजेशन रिएक्शन है। इसमें भी बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है CHO, इस C3 पोजीशन पर जुड़ करके इंडोल 3 एल्डिहाइड बनाता है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर इंडोल है, इसकी विक्रिया मेथिल आयोडाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस C2 तथा C3 पोजीशन पर जुड़कर के 2,3 डाइमेथिल इंडोल बनता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रोफाइल मेथिलीनियम आयन जो है CH3 प्लस C2 पोजीशन पर भी जुड़ता है और C3 पोजीशन पे जुड़ करके 2,3 डाइमेथिल इंडोल बनता है। मैरिज रिएक्शंस के अंदर जब इंडोल की विक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और द्वितीयक जो एमीन है NN डाइमेथिल एमीन के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर जो CH2 N CH3 बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो C3 पोजीशन पर जुड़ करके NN डाइमेथिल एमीन मेथिल इंडोल बनता है। तो इस प्रकार से कोई भी, जैसे अपन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं, मैरिज रिएक्शन पढ़ते हैं, वेल्समैन हैक रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो इसमें जो रिएजेंट होगा और जो भी कैटालिस्ट होगा वो हमेशा सेम रहता है। बस ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पर इंडोल लेते हैं तो इंडोल का जो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो C3 पोजीशन पर जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर आने वाला फॉर्माइल ग्रुप CHO C3 पोजीशन पर। बाकी जो आगे भी हमने वेल्समैन हैक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें ये NN डाइमेथिल फॉर्मेमाइड प्लस POCl3 लिया था। इसी प्रकार से फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो इससे भी बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसके C3 या C2 पोजीशन पर जुड़ रहा है। और मैरिज रिएक्शंस में भी आगे हमने जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसकी विक्रिया फॉर्मल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन के साथ करवाते हैं, तो इससे NN डाइएल्किल मेथिल एमीन का जो कंपाउंड होता है यानी जो मैरिज बेस होता है वो प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट अगली विक्रिया नेक्स्ट अगली विक्रिया है रायमंड टिमान रिएक्शन। तो रायमंड टिमान विक्रिया के अंदर इंडोल है, इसकी विक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं, तो इससे भी बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल CHO C3 कार्बन के साथ जुड़ करके इंडोल 3 एल्डिहाइड और साथ में कुछ अल्प उत्पाद के रूप में 3 क्लोरो क्विनोलिन बनती है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस के अंदर जब इंडोल की विक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, इंडोल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो
तो यहाँ से HCl अणु रिमूव हो जाएगा और 3-फेनिल एजो एंडोल बनता है। तो ये कपलिंग रिएक्शन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं। यहाँ से HCl अणु रिमूव हो जाएगा और N डबल बॉन्ड NC6H5 3 पोजीशन पर जुड़ करके 3-फेनिल एजो एंडोल बनता है। ऑक्सीडेशन, जब एंडोल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ C3 पोजीशन पर ऑक्सीडेशन से एंडोक्सी बनता है और इस एंडोक्सी का डाइमराइजेशन होता है। इसके दो अणु आपस में डाइमराइज होकर के एक डाइस बनती जिसको हम एंडोल डाई कहा जाता है। इंडोल या फिर इसको इंडोल ना करके इंडिगो, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इंडिगो। ये एक डाइस होती है इंडिगो जिसमें इंडोल इंडोक्सी के दो अणु आपस में डाइमराइज होकर के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ से देखिए N डबल बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड C से जुड़ जाएंगे, एक अणु इंडोक्सी का और दूसरा अणु इंडोक्सी का, ये आपस में डाइमराइज होकर के इंडिगो जो डाइज है उसका फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन के अंदर जब इंडोल का रिडक्शन अरेने निकल या फिर रूथियम जो कैटालिस्ट है इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो सभी पाई बॉन्ड टूट करके उसकी जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ऑक्टा हाइड्रोक्सी ऑक्टाहाइड्रो इंडोल बनता है। प्रत्येक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके ऑक्टा हाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से ये इंडोल की विभिन्न केमिकल जो रिएक्शंस है, इसमें विशेषकर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसके बारे में एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट दे दिए होते हैं और पूछा जाएगा कि बताइए ए या फिर बी प्रोडक्ट क्या बनता है। अब हम नेक्स्ट अगला जो एट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्विनोलिन, उसका प्रिपरेशन और उसकी जो केमिकल रिएक्शंस है अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।